तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय के बारे में कि मानव हृदय किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, ठीक है। इसके कार्य विधि के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी यह वीडियो देखिए परिवहन तंत्र का दूसरा भाग है। यानी पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि परिवहन तंत्र क्या होता है, परिवहन किसे कहते हैं, ठीक है, तथा परिवहन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग को पढ़ना रहता है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सब कुछ विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तथा पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़े थे रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, धमनी और सीरा क्या होता है, धमनी सीरा में अंतर क्या होता है, केशिका क्या होता है, ठीक है। तथा हम लोग रुधिर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, रुधिर क्या होता है, रुधिर का कार्य क्या होता है, ठीक है। रुधिर के कितने घटक होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रुधिर का कार्य क्या होता है, ठीक है, यानी सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग खाली किसको पढ़ने वाले हैं, मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस मानव हृदय को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे लिम्फ, जिसको क्या बोलते हैं, लसिका, ठीक है। लसिका पढ़ लेंगे तो हम लोग का पूरा परिवहन तंत्र क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी परिवहन तंत्र के अंतर्गत क्या बताए थे हम आपको, तो 4 अंग। पहला कौन सी था, रुधिर वाहिका है, ये तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन सी था, रुधिर था, इसको भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तीसरा अंग कौन सी है, मानव हृदय, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा जो रहा था, चौथा भाग परिवहन तंत्र का, जिसको बोलते हैं लसिका, लिम्फ बोलते हैं, ये भी परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। इसलिए इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मानव हृदय पढ़ने के बाद उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का हेडिंग है कौन सी, मानव हृदय, ठीक है। तो मानव हृदय के बारे में आज हम लोग एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। बस आप लोग आराम से बैठ करके देखते रहिए, हम लोग मानव हृदय को कब खत्म कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा, अब सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हृदय का फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, बस देख लीजिए, ठीक है। आपके सामने मानव हृदय का फिगर बना दिए हैं, अभी एक एक करके सबको समझ लिया जाएगा, मतलब कहाँ कौन सी होता है, किसका कार्य क्या होता है, सब कुछ विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बगल में लिख दिए हैं, ठीक है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना, उसका कार्य विधि पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे हृदय स्पंदन या फिर हृदय की धड़कन, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको बोलते हैं रक्तदाब, ठीक है। फिर अंतिम में पढ़ेंगे कौन सी, ईसीजी, नाम सुने होंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी को यदि हार्ट से संबंधित बीमारी होता है तो उसको ईसीजी कराना पड़ता है, कौन सी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मानव हृदय से, ठीक है। मानव हृदय क्या होता है, तो मानव हृदय, ठीक है, ये हमारे शरीर में एक केंद्रीय पंप की तरह काम करता है, पंप कर, ठीक है, जो ब्लड को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। ये हमारे शरीर में एक तरह से केंद्रीय कौन सी पंप की तरह काम करता है, ये हमारे शरीर में पंप की तरह काम करता है, जो रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। रुधिर को पूरे शरीर में भेजना रहता है तो किसके माध्यम से जाता है रुधिर, तो इसी हृदय के माध्यम से। जब हृदय पंप करता है, ठीक है, जब हृदय पंप करेगा तो पूरा ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये कहाँ पर रहता है, तो ये हम लोग के वक्ष गुहा में, देखिए यानी पेट वाले से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा, ठीक है, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग उदर गुहा। तो हमारे वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे, देखिए पसली है, पसली के नीचे फेफड़ा है, उसी फेफड़ों के मध्य में कौन सी पाया जाता है, हम लोग का हृदय, ठीक है। तो हृदय का स्थिति कहाँ होता है, ये हमारे वक्ष गुहा में, ठीक है, पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, ठीक है। ये हल्का सा थोड़ा सा बाएं की तरफ रहता है, एकदम सेंटर में नहीं रहता, ये हल्का सा थोड़ा बाएं की तरफ रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं हम लोग का हृदय कहाँ पर, किस साइड में है, बाएं साइड में है, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा बाएं की तरफ झुका रहता है, ठीक है, थोड़ा सा बाएं तरफ झुका रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं हम लोग का हृदय की तरह बाएं साइड में है, ठीक है। चलिए अब बताइए, जो हृदय है ना, इस हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली लगा रहता है, ठीक है, जो इस हृदय की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं हृदय आवरण बोलते हैं, आवरण मतलब क्या होता है, खोल होता है ना, कि कौन सी झिल्ली रहता है उसको आवरण बोलते हैं। तो हृदय के बाहर है तो इसको बोलते हैं कौन जी, हृदय आवरण बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम बोल दिया, या फिर क्या बोल दिया, हृदय आवरण, ठीक है। अब मान लीजिए हृदय है, हृदय के चारों ओर कौन सी है, झिल्ली है, उसको क्या बोल रहे हैं, हृदय आवरण। और इस झिल्ली के अंदर कुछ लिक्विड भी भरा रहता है, मान लीजिए हृदय के ऊपर कौन सी, मान लीजिए आवरण लगा हुआ, इस आवरण के नीचे कुछ द्रव भी भरा रहता है, उस द्रव को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियल द्रव। इस पेरिकार्डियल द्रव का काम यही होता है इस हृदय की सुरक्षा करना, यानी इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। कहीं मान लीजिए हृदय कहीं पसलियों से जाकर के टकरा न जाए, मतलब पसलियों से काट न जाए, मान लीजिए पसलियों के नीचे ही तो हृदय है, कहीं पसलियों में जाकर के ना खरोच लग जाए, कहीं फेफड़े में जाकर के खरोच न लग जाए, इस तरह से ये दोनों यानी हृदय आवरण और
पेरिकार्डियल द्रव किसकी सुरक्षा करते हैं हम, तो इस हृदय की सुरक्षा करते हैं। ये कहाँ पर रहता है, हमारे वक्ष गुहा में स्थित रहता है, दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाएं की तरफ झुका हुआ रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं हम लोग का जो हृदय है, दिल है, जिसको दिल भी बोलते हैं, वो किधर रहता है, बाएं साइड में रहता है। ठीक, अब देखिए तो थोड़ा सा हृदय के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब जो हृदय है ना, यदि हृदय की आंतरिक संरचना देखा जाए, हृदय को काट के नहीं इस तरह से अंगुलों में काट के देखा जाए तो हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। इसको 4 वेश में बोलते हैं, वेश में बोल लीजिए या फिर 4 कक्ष बोल लीजिए। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, चारों कक्ष का होते हैं, जो 4 कक्षों में से जो ऊपर वाला कक्ष होता है उसको बोलते हैं हम लोग अलिंद, जो नीचे वाला कक्ष होता है उसको बोलते हैं हम लोग निलय बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय। अच्छा बताइए, यदि हम यहाँ पर खड़े हो जाएं, यहाँ पर इस तरह से खड़े हो जाएं, तो बताइए इधर वाले भाग को दायां बोलेंगे, इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, बायां बोलेंगे। हमारा हृदय मान लीजिए यहीं पर है, यहीं से काट के आपको दिखाएंगे, इधर वाला भाग दायां दिखाई देगा, इधर का होगा बायां दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इसको यदि बांटेंगे चारों कक्ष को, ऊपर है तो अलिंद लेकिन दाहिने साइड में, इधर है ना दायां अलिंद हो जाएगा। यानी ऊपर है तो अलिंद लेकिन दाहिने साइड में तो दायां अलिंद, नीचे है तो निलय लेकिन दाहिने साइड में है तो दायां निलय। देखिए दायां अलिंद हो गया, दायां निलय हो गया। और बाएं साइड में है, देखिए हाई वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं बायां अलिंद, क्योंकि ऊपर साइड में है तो अलिंद, बाएं तरफ है तो बायां, तो बायां अलिंद है, नीचे साइड में है तो निलय लेकिन बाएं साइड में है तो बायां निलय। इस तरह से हम लोग का हृदय जो है, हृदय के जब आंतरिक संरचना देखते हैं, इसके टोटल कितने, इसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 ठो अलिंद 2 ठो निलय, ऊपर वाले को अलिंद बोलेंगे, नीचे वाले को निलय। दाहिने ओर अलिंद रहेगा दायां अलिंद, दाहिने ओर निलय रहेगा तो दायां निलय, बाएं ओर अलिंद रहेगा तो बायां अलिंद, बाएं ओर निलय रहेगा तो बायां निलय। इस तरह से हम लोग का हृदय देख रहे हैं 4 कक्षों में बटा हुआ है, याद कर लीजिएगा, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। ठीक है, 4 कक्षों में क्या होता है, ये बटा होता है। अब देख लीजिए, अब इन चारों कक्षों में ब्लड किस तरह से आता है, किस तरह से इसमें पहुंचता है, किस तरह से ये पूरे ब्लड को कहाँ पूरे शरीर में कैसे भेजता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका क्रियाविधि कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, अभी मान लीजिए हम लोग का हृदय यहीं पर आता है ना, अब हृदय के ऊपर भी देखिए बहुत सारे अंग हैं और हृदय के नीचे भी बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, अब बताइए, अब हृदय के ऊपर वाले भाग से भी ब्लड आएगा कहाँ, हृदय में, नीचे वाले भाग से भी कहाँ आएगा ब्लड, हृदय में आएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हम लोग के दिमाग से, ठीक है, चेहरे से, फेस से, मान लीजिए वक्ष से, इस सब से हृदय का ब्लड आएगा ना, ऊपर वाले भाग से आ रहा है। जब ऊपर वाले भाग से आएगा जब ब्लड, हम जानते हैं, हम आपको नसों के बारे में पढ़ाए थे, तो वाहिनी जिसको हम लोग रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं, 2 प्रकार की होती है। एक भी होती है जो पूरे शरीर से खून को लेके आती हैं, एक होती है जो हृदय से खून को लेके आती हैं। हृदय से लेके जाएंगी धमनी, और पूरे शरीर से लेके आएंगी तो सिरा। अब बताइए, हम कह रहे हैं पूरे शरीर से पहले खून को लेके आएंगी कौन, तो सिराएं लेके आएंगी। यहाँ पर देखिए 2 सिरा के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, एक अग्र महाशिरा, एक को पश्चिम महाशिरा। महाशिरा इसलिए बोल रहे हैं, यानी हृदय के पास जब आती है ना तो बहुत मोटी हो जाती है, जुट यानी बहुत सारी सिराएं जुट करके मोटी हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, महाशिरा। क्या बोलते हैं, महाशिरा। ठीक है, अग्र, और इसको क्या बोलते हैं, पश्च। अग्र किसे बोलते हैं, जो शरीर के ऊपरी भाग से, ऊपर वाले भाग से जो खून को लेकर आएंगे कहाँ पर, हमारे हृदय में, उसको बोलेंगे कौन जी, अग्र महाशिरा। जो मान लिया हमारे पैर ओर से लेकर आ रहे हैं ब्लड को, पैर से, ठीक है, जननांगों से, हमारी छोटी आंत से, ठीक, यहाँ से जो कुछ ब्लड हमारे हृदय में आएगा वो किसके रास्ते आएगा, तो पश्च महाशिरा के रास्ते। यानी नीचे वाले भाग से आएगा तो पश्च महाशिरा, ऊपर वाले भाग से आएगा, कहाँ से आएगा, अग्र महाशिरा। अच्छा बताइए, ये दोनों ब्लड लेके आते कहाँ पर हैं, यही दायां अलिंद में। ये मत सोचिएगा हाई वाला ब्लड ला रहा थे में ला रहा, हाई वाला ला रहा थे में ला रहा, नहीं, यो देखिए यो अंदर से, यानी इसके पीछे साइड से गया है, यहाँ तक गया है, यानी दोनों ब्लड लाकर कहाँ छोड़ रहे हैं, इसी दायां अलिंद पे। अभी समझ में आया ना, माने पूरे शरीर से, शरीर के नीचे वाले भाग से भी और ऊपर वाले भाग से भी, देखिए अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा ब्लड कहाँ पर ला दिया गया, दायां अलिंद में। कहाँ ला दिया गया, दायां अलिंद में। अब तो ब्लड यही रहेगा ही नहीं। ठीक, अब बताइए, अभी तो इस ब्लड को पूरे शरीर में भी तो भेजना है, ठीक, अब कैसे भेजेंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ब्लड यहाँ पर आ जाता है ना, कहाँ पर, दायां अलिंद में। अब इस दायां अलिंद से हो करके अब यहाँ से देखिए एक वाल्व लगा रहता है, देखिए एक वाल्व लगा है, वाल्व, ठीक है, इस वाल्व का नाम होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं त्रिपर्तीय झिल्ली बोलते हैं, या फिर ट्राइकास्पिड वाले भी आप लोग याद करिए। ठीक है, बायोलॉजी में आदत तो इंग्लिश वाला ये शब्द रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकास्पिड, या फिर हिंदी बोलते हैं त्रिपर्दीय झिल्ली। बाइकास्पिड को बोलते हैं द्विपर्दीय झिल्ली। ठीक है,
आप लोग इंग्लिश या याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइकास्पिड वाल्व, इस वाल्व का काम यही होता है कि ब्लड मान लीजिए यहाँ से दायां अलिंद से कहाँ आएगा, दायां नीले में, जब ब्लड दायां अलिंद से दायां नीले में आ जाएगा ना, फिर ब्लड को ऊपर नहीं जाने देगा। ऐसा नहीं है कि फिर पंप करेगा फिर ब्लड में आ जाए, नहीं। ये वाल्व देखिए ब्लड को एक ही दिशा में बहने देता है, कहाँ से, ऊपर से नीचे। एक बार ब्लड दायां अलिंद से दायां नीले में आ गया, फिर नीले से फिर अलिंद में नहीं जाएगा। इसको कौन रोक करके रखेगा, तो वाल्व। जानते हैं कोई भी वाल्व आता है वो किसी चीज को एक ही दिशा में बहने देता है खाली। जैसे मान लीजिए आपके साइकिल वाइकिल में भी वाल्व लगा रहता है, उसमें देखेंगे हवा जब एक बार भर देंगे जब टायर ट्यूब में चला जाएगा, फिर वहां से वापस नहीं जल्दी आ पाता है। क्यों, क्योंकि वाल्व लगा रहता है, वाल्व लगाए रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए हम लोग के हृदय में भी क्या लगा है, वाल्व। वो भी कहाँ पर, इस अलिंद और निलय के बीच में जो वाल्व लगा रहता है, वो भी कौन अलिंद, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में जो वाल्व लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकास्पिड वाल्व। बस बहुत हम आराम से समझा रहे हैं, ठीक है ना। कितना लोग देखिए बोर हो जाते होंगे, हम कई बार एक ही चीज को समझा देते हैं, मतलब बताने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग का फायदा रहेगा, याद हो जाता होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बाईकास्पिड, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। अब देखिए ब्लड ए में आ गया कहाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दायां नीलय, यानी दायां अलिंद से ब्लड आ गया कहाँ पर, दायां नीलय में आ गया। अभी जब दायां नीलय में आ गया ना, अब देखिए अब हृदय यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा पंप करेगा। जब पंप करेगा ना, अब बताइए ब्लड अभी में रुकेगा नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए नस निकल के जा रही है का। अब जो हृदय से निकल के जा रही है उसको हम लोग धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। जो कि थोड़ा सा मोटी धमनी निकल रही है ना, यहीं से आगे चल के दो भागों में बटी जा रही है का। इसलिए बताइए इस धमनी को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस महाधमनी। देखिए फुफ्फुस का बोलेंगे, महाधमनी, इसका नाम भी लिखा है। इस वाले धमनी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं फुफ्फुस महाधमनी, ठीक है, फुफ्फुस महाधमनी, ठीक है, महाधमनी। अच्छा इसको फुफ्फुस की महाधमनी क्यों बोल रहे हैं, महाधमनी तो समझ में आता है क्योंकि हृदय से निकल के आ रही है, लेकिन इसका नाम फुफ्फुस क्यों है, ठीक है। ये फुफ्फुस महाधमनी इसलिए है क्योंकि यहाँ से देख लीजिए जो महाधमनी जा रही है ना, ये फेफड़े के पास जा रही है, यानी ब्लड को लेके कहाँ जाएंगे, फेफड़े के पास। बताइए हम लोग का हृदय यहीं पर है, हृदय के ऊपर पहुंचे फेफड़ा है, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से, कहाँ से, दायां अलिंद सॉरी दायां नीलय से ब्लड यहाँ से निकलेगा, कहाँ पर जाएगा, फेफड़े में। अब फेफड़े में ब्लड क्यों जाता है, तो ब्लड जो है फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने का मतलब उस ब्लड में कौन सा मिलाया जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिलाता कौन है, फेफड़ा मिलाता है। इसलिए पूरे के पूरे ब्लड को कहाँ लेके जाना पड़ता है, तो फेफड़े में लेके जाएंगे। फेफड़ा क्या करेगा, उस ब्लड को शुद्ध करेगा। अच्छा बताइए फेफड़े में जो धमनी लेके जा रही है उसी धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। अब ऊपर की साइड में देखिए दोनों तरफ क्या रहेगा, फेफड़ा। फेफड़ा में कौन सी, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन जब फेफड़ा में आता है वहीं पर देखिए ब्लड भी जा रहा है कहाँ, तो फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड में मिला करके फिर भेजेगा कहाँ पर, फिर भेजेगा इसी कहाँ, अब यहाँ पर नहीं भेजेगा। अब इधर से देखिए फिर यहाँ से इसे मतलब इधर से फिर फेफड़े में से दो नस निकल के आती है। देखिए इस प्रकार से देखिए दो नस निकल के आ रही है कहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, फुफ्फुस सीरा बोल रहे हैं। क्या बोले हैं, फुफ्फुस सीरा। मतलब यहाँ से देख लीजिए पहले निकल के गया था तो उसको फुफ्फुस धमनी, फेफड़े में गया था मतलब फुफ्फुस धमनी, फिर वहां से लेके आएगा तो हम जानते हैं जो फेफड़ा भी शरीर का अंग है। जब शरीर के कोई अंग द्वारा कोई भी नस कहाँ आती है, हृदय में आती है, तो उसको सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। और चूंकि फेफड़े से आ रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फुफ्फुस सीरा। कौन सी बोलते हैं, फुफ्फुस सीरा। अब फुफ्फुस सीरा से देख लीजिए ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, हमारे सही वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, बायां अलिंद, क्योंकि बाएं साइड में है का, तो बायां अलिंद में आ गया। अब बायां अलिंद में आ गया, बाएं अलिंद में कैसा खून आया, तो शुद्ध खून आया। क्यों, क्योंकि ब्लड देखिए फेफड़े में क्या हो गया था, शुद्ध हो गया, तो शुद्ध वाला देखिए आ गया कहाँ, यहाँ पर। अब बताइए अब यहाँ पर तो शुद्ध खून आ गया, अब तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर यहाँ पर देखिए एक वाल्व और लगा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग बाईकास्पिड वाल्व। इधर ट्राइकास्पिड था, इधर कौन सी है, बाईकास्पिड वाल्व। अभी बाईकास्पिड वाल्व से होते हुए फिर कहा जाएगा कहाँ पर, बायां निलय में। अभी जो बायां निलय है ना, अब यहीं पर ब्लड पूरा आ जाता है। देख लीजिए पूरा ब्लड देखिए पूरा घूम करके कहाँ पर आ गया, बायां निलय में आ गया, ठीक है। अब बायां निलय से ही जब देखिए हृदय में जब का संकुचन होगा, ठीक है ना, जब हृदय पंप करेगा ना, अब यहीं से देख लीजिए, यहाँ से देखिए यहाँ से एक मोटी सी नस निकली रहती है, देखिए मोटी सी नस, ये वाली है, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सी, दैहिक महाधमनी। दैहिक मतलब शरीर होता है, पूरे शरीर में देखिए शरीर की सबसे मोटी धमनी है जिसको क्या बोलते हैं, दैहिक महाधमनी। ये महाधमनी आगे चलकर देखिए बहुत भागों में इसे टूट जाती है, बहुत भागों में बट जाती है। महाधमनी, धमनी टूटेगा, धमनी छोटी धमनी टूट जाएगा, इसे टूट करके पूरे शरीर में चला जाता है। इस तरह से यहाँ से जब भी ब्लड पंप करेगा, ब्लड यानी हृदय पंप करेगा, देखिए यहाँ पर ब्लड आ गया था ना शुद्ध, इस
दही महाधमनी से होते हुए इस तरह से पूरे शरीर में चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि हृदय जब पंप कर रहा है इस तरह से इस महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को लेकर के चल जा रहा है कौन, ये महाधमनी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, ब्लड को पंप कौन कर रहा है, तो हृदय कर रहा है, ठीक है। और देखिए, और इसको और अच्छे समझिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आपको बताए हैं कि इधर से कौन खून आ रहा है, अग्र महाशिरा और पश्चिमी महाशिरा से अशुद्ध खून आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शिरा में कौन खून बहता है, अशुद्ध खून आता है। देख लीजिए, यानी हृदय का जो है इधर वाला भाग है ना, इधर वाले भाग में तो अशुद्ध खून है। देखिए यहाँ पर भी ऊपर से भी अशुद्ध खून आया था, नीचे से इसमें भी अशुद्ध है, वो खून इसमें गया, ये भी कहा अशुद्ध है। लेकिन यहाँ से जब गया था कहाँ, फेफड़े के पास, फेफड़ा क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। फिर फेफड़ा देके फिर भेज दिया किसके द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा, शुद्ध खून इसमें आ गया, वो शुद्ध खून इसमें आ गया। तो इन दोनों में कौन सी खून बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इन दोनों में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। यानी देख लीजिए, दायां अलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त, बायां अलिंद और बायां निलय में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये शुद्ध रक्त देखिए जब हृदय पंप करता है पूरे महाधमनी द्वारा, ठीक है, महाधमनी छोटी धमनी को दे देती है, छोटी धमनी धमनी को दे देती है, वो धमनी देखिए केशिका को दे देती है। इस तरह से पूरे शरीर में कहा जाता है हमारे ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से देख रहे हैं हमारे शरीर में कौन सी रुधिर का पूरा परिवहन हो जा रहा है, पूरे शरीर में रुधिर को भेज दिया जा रहा है, किसके द्वारा, हृदय द्वारा, ठीक है, हृदय द्वारा पंप करके। अब हृदय पंप कैसे करता है, इसको समझ लीजिए। यानी हृदय मान लीजिए जो मतलब धड़कता जिसको बोलते हैं, धड़कता कैसे है, ठीक, इसको समझिए। यहाँ पर देख लीजिए, है कौन सी बताया आपको, दायां अलिंद, है कौन सी, दायां नीला, ठीक है। यही दायां अलिंद के यहीं पर एक, ठीक है, एक नोड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड बोलते हैं, ठीक है। एसए नोड ही इस हृदय में एक तरह से कह लीजिए करंट उत्पन्न करता है, ठीक है। जो जब इसमें करंट उत्पन्न होगा ना, देखिएगा यहाँ एसए नोड होता है, यहाँ पर एक नोड और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एवी नोड। यानी एसए नोड है, ठीक, एसए नोड है, ये जो है एवी नोड, क्या है, एवी नोड, ठीक। जब एसए नोड में देखिए करंट उत्पन्न होगा, झटका उत्पन्न होगा अचानक में, ठीक, तो ईएससी नोड सूचना देगा किसको, एवी नोड को। इस एवी नोड से बहुत सारी, ठीक है, तंत्रिका नसें निकली रहती है इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी नर्व्स रहती है, नसें निकल के आती है जो इधर ऐसे फैली रहती है, इधर क्या होती है, इस तरह से ऐसा फैली रहती है। अब बताइए, जब यहाँ से बिजली का झटका उत्पन्न हुआ, इसको दिया, देखिए जो बिजली का झटका था इस नसों के माध्यम से यहाँ तक आ गया, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, बायां नीला। अब यह बायां नीला देखिए संकुचित होता है, ठीक है, जब बायां नीला संकुचित होगा पूरे महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में ब्लड को भेज दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, हमारे हृदय को पंप करवाने के लिए सबसे अधिक भूमिका कौन निभा रहा है, तो एसए नोड, इसको क्या बोलते हैं, एसए नोड। इसी को हम लोग बोलते हैं पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही देख लीजिए हमारे हृदय की धड़कन को बनाए रखता है। धड़कन मतलब पंप, यानी हृदय को पंप कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, ये एसए नोड। क्यों? क्योंकि यही एसए नोड में करंट उत्पन्न होता है, ये देखिए झटका मारता है तो पूरा ब्लड में कौन सी, सॉरी पूरे शरीर में कौन सी चला जाता है, ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो ये एसए नोड कभी कभी किसी का खराब हो जाता है तो उसको कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी छोटा सा यहाँ पर सर्जरी करके, यहाँ पर सर्जरी करके, ठीक है, एक लिथियम का बैटरी लगा करके एक छोटा सा मशीन लगा दिया जाता है, वो यानी एक बार लगा देंगे तो लगभग 10 साल तक काम करेगा ही करेगा, ठीक है। 10 साल तक आराम से पेसमेकर का काम करेगा, ठीक है। आराम से इसको झटका देता रहेगा, ब्लड आपका पंप करता रहेगा। मान लिया बैटरी बैठ भी गया तो उसको फिर से बदल देते हैं सब लोग, ठीक है। तो लेकिन जिसका खराब नहीं होता उसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। मान लीजिए जिसको लगवाया जाता है उसको बोलते हैं कौन जी, कृत्रिम पेसमेकर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा पेसमेकर के बारे में चर्चा हो गया, बस इतना पता होना चाहिए। यहाँ पर एसए नोड होता है, ठीक है। ये भी नोड नहीं पता रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसए नोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग कल कौन सी पढ़ लिए, मानव हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है, और ऊपर क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए ब्लड कहाँ से आता है, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से कहाँ पर आएगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से होते हुए कहाँ, किस वाल्व द्वारा, ट्राइकास्पिड वाल्व द्वारा कहाँ पर जाएगा, ठीक, दायां निलय में। फिर दायां निलय से कहां पर, देखिए कौन धमनी है, फुसफुस धमनी द्वारा, या तो फुसफुस महाधमनी द्वारा, फुसफुस महाधमनी द्वारा कहां पर चला जाएगा, वो फेफड़े में। फिर फेफड़े से देखिए फुसफुस शिरा द्वारा आएगा कहां पर, तो बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद में से देखिए बाइकास्पिड वाल्व होते हुए कहां पर चल जाएगा,
तो बायां निलय में, फिर बायां निलय देखिए इसको पंप करेगा, जब ब्लड को पंप करेगा ये देखिए दैहिक महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में लेकर के चला जाएगा। ये बताइए अभी जो दैहिक महाधमनी है ना, देखिए कैसे कैसे टूटेगा। दैहिक महाधमनी धमनी में टूटेगा, धमनी छोटी धमनी में टूटेगा, छोटी धमनी केशिका में टूटेगा, किसमें टूटेगा? केशिका में। फिर वो केशिका आपस में जुड़ करके छोटी शिरा बनाएगी, फिर छोटी शिरा सीरम बदल जाएगी, फिर शिरा बड़ी सीरम बदल जाएगी, बड़ी सीरा महासीरम बदल जाएगी, फिर महासीरा द्वारा देखिए ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? हमारे हृदय में आ जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा ब्लड हमारे शरीर में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। इसको पूरे को घुमाता कौन है? हम लोग का हृदय घुमाता है, ठीक है। तो इसलिए हृदय देख लीजिए हम लोग के परिवहन तंत्र का सबसे मेन भाग है। परिवहन तंत्र का सबसे मेन भाग किसको बोला जाता है? तो मानव हृदय, ठीक है। अच्छा बताइए, ध्यान से देखिएगा, जो हृदय आपको बनाए हैं इसमें देखेंगे हृदय का हाई वाला जो दीवार है थोड़ा सा मोटा है और हाई वाली दीवार थोड़ा सा है पतली है, इसलिए पतली होती है हाई वाली, और मोटी इसलिए होती है, चौड़ी इसलिए होती है क्योंकि बताइए पूरे शरीर में ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हाई वाला कर रहा है, हाई वाला कर रहा है ना, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बायां निलय। बायां निलय देखिए पंप करेगा, बहुत तेजी से ब्लड पंप करेगा ना, इसलिए इसकी दीवार को क्या बनाया गया है? मोटा, ताकि का फटे ना, ताकि जो हृदय की दीवार है जल्दी फटे ना, इसलिए इसकी दीवार क्या होती है? चौड़ी होती है, इसकी दीवार कितनी पतली होती है, यानी इसका लगभग 3 से 4 गुना मोटा ही होता है, 3 से 4 गुना मोटा होता है, ठीक। कौन? हाई वाला, कौन? बायां नीलय की दीवार, किस दाएं नीलय से कितना गुना? लगभग 3.5 से 4 गुना चौड़ी दीवार ही होती है। क्यों? क्योंकि बताइए पूरे ब्लड को ये पंप कर रहा, बताइए इसको फट ही ना जाए, इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी दीवार को चौड़ा बनाया गया, ठीक। हम लोग नहीं बना, भगवान द्वारा बनाया गया, ठीक। इस तरह से मानव हृदय काम करता है, ठीक ना। चले, मानव हृदय की क्रियाविधि खत्म हो गया। अब पढ़ लेते हैं कौन सी? दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण मतलब क्या होता है? दोहरा मतलब 2 बार, परिसंचरण मतलब वही किसी चीज को ले जाना उसी को क्या बोलते हैं? परिसंचरण बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। ध्यान से देखिए। अच्छा बताइए, अभी देखिए पूरे शरीर से कहाँ ब्लड आया? कहाँ पर? हृदय में आया, फिर हृदय से कहाँ भाग गया था? फेफड़े में गया था, फिर फेफड़े से होकर के फिर कहाँ पर आ गया? हृदय में आ गया। देख रहे हैं इस पूरे परिवहन के अंतर्गत जो ब्लड है वो हमारे हृदय में 2 बार आ रहा है। देखिए एक बार पूरे शरीर से आ रहा था, फिर चला गया था कहाँ? फेफड़े में, फिर फेफड़े में से फिर आ गया कहाँ पर? हृदय में आ गया। तो देख रहे हैं पूरे सर्कुलेशन के दौरान हृदय से ब्लड 2 बार गुजर रहा है। एक बार देखिए इधर से आया था गुजर के, फिर चला गया था फेफड़े में, फिर उधर से आया, फिर आया कहाँ पर? हृदय में आया, फिर गया पूरे शरीर में। तो देख रहे हैं कि 2 बार जब ब्लड हमारे हृदय से होकर के गुजरता है तो इसी परिसंचरण तंत्र को हम लोग बोलते हैं कौन सी? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण, ठीक। यानी मानव हृदय में रक्त 2 बार गुजरता है, परिवहन के अंतर्गत कौन सी? रक्त 2 बार गुजरता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसे कैसे गुजरता है देख लीजिए। पहले कौन सी? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा ब्लड कहाँ आएगा? दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां नीलय में, फिर चला जाएगा कहाँ पर? फेफड़े के पास चला जाएगा, फिर फेफड़ा द्वारा फिर कहाँ जाएगा? ये इसमें बायां अलिंद में, बायां अलिंद से फिर बायां नीलय से बायां नीलय में, फिर कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। इस तरह से देख रहे हैं हृदय में 2 बार ब्लड आया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? दोहरा परिसंचरण, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हृदय स्पंदन या फिर हृदय की धड़कन बोलेंगे, ठीक है। चलिए हृदय स्पंदन, ठीक। अभी हृदय स्पंदन करता क्यों? किसके वजह से? हम बताएं किसके वजह से? तो एसए नोड की वजह से। ये तो पंप करवाता है, पंप करवाने का मतलब जब इसमें करंट पैदा होगा तो बताइए एक बार संकुचित होता है, एक बार शिथिल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकुंचन और थोड़ा बोलते हैं अनुशीथलन। प्रकुंचन अनुशीथलन, ठीक है। इसको जब हम लोग मालिक कानून लगा सुनते हैं तो कैसे सुनाता है? लब डब सुनाता है ना। जब प्रकुंचन होगा एक बार, यानी समझ लीजिए इसमें कंट्रैक्शन पैदा होगा, सिकुड़न पैदा होगा, फिर अपने अनुशीथलन मतलब अपने समान अवस्था में आएगा। बताइए जब प्रकुंचन होगा इसमें जब प्रेशर मतलब दबेगा नीचे की ओर, जब दबेगा तब ब्लड बाहर नहीं जाएगा बहुत तेजी से, इसको बोलेंगे कौन सी? प्रकुंचन। जब आराम आराम से फिर ऐसे खुलेगा, जब ऐसे खुलेगा तो उसको बोलते हैं कौन सी? अनुशीथलन। जब प्रकुंचन और अनुशीथलन होता है तब उसी को क्या बोलते हैं? हृदय की धड़कन बनता है। सामान्य अवस्था में, समान मान लीजिए कोई वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, उसका हृदय जो है वो 1 मिनट में औसतन लगभग कितना? 72 बार का होता है? धड़कता है, ठीक है। लगभग 72 यानी 72 से एक आध कम भी हो सकता है, एक आध अधिक भी हो सकता है, ठीक है। हम औसतन बताएं कितना? 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 72 बार का होता है? धड़कता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन की दर या फिर हृदय धड़कन की दर, ठीक है। हृदय बोलिए या फिर दिल की धड़कन की दर बोल दीजिए, ठीक है। 1 मिनट में कितना होता है?
72 बार लगभग होता है, ठीक है। किसके वजह से होता है? हमारे मतलब हमारे हृदय में जो प्रकुंचन पैदा होता है और जो अनुशीतलन होता है, इसी की वजह से कौन सी किसका निर्माण होता है? हृदय स्पंदन या फिर हृदय की धड़कन का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अगला छोटा छोटा हेडिंग है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग कौन सी है? रक्तदाब, ठीक है। तो रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? यानी हम जानते हैं ब्लड कहाँ पर बहता है? रुधिर वाहिकाओं में। इस ब्लड द्वारा, ब्लड जब प्रवाहित होता है ना, इस ब्लड द्वारा रुधिर वाहिकाओं पे जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? रक्त दाब। यानी रुधिर वाहिकाओं पर लगाए गए दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त दाब। यानी रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाएं क्या रहती है? धमनी और शिरा पे जो दाब लगाता है कौन? रुधिर जब उसमें प्रवाहित होगा तो उसके दीवारों पे दाब नहीं लगाएगा, तो दीवारों पे दाब लगाता है तो उसी दाब को क्या बोलते हैं हम लोग? रक्त दाब बोलते हैं, ठीक है। अब ये रक्त दाब जो होता है ना, वो धमनियों में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि धमनी बहुत प्रेशर से खून बहता है, प्रेशर से खून बहेगा तो उसके दीवारों को क्या करेगा? ज्यादा दाब देगा, तो धमनी में ज्यादा रहता है। लेकिन जो शिरा रहती है ना, शिरा में आराम आराम से खून आता है टहलते होते, ठीक है। इसलिए इसमें का मतलब शिरा का होता है रक्तदाब कम होता है, ठीक है। वो भी कितना होता है? यानी जो कौन सी धमनी में होता है ना, वो होता है 120, ठीक है ना। 120 यानी 120 mm ऑफ पारा, पारे के लगभग 100। जैसे मान लीजिए जो इसका दाब नापा जाता है ना, वो पारे के हिसाब से नापा जाता है, ठीक है ना। 120 mm ऑफ पारा या फिर क्या बोल लीजिए मरकरी इसको बोलते हैं, ठीक है। 120 के हिसाब से कौन सी रहता है? यानी धमनी में दाब। लेकिन जो सीरा रहता है ना, उसमें कितना रहता है? 80 mm ऑफ पारा, ठीक है ना। देखिए 120 के हिसाब से 120 के प्रेशर से आएगा कहाँ? धमनी में ब्लड, और 80 के प्रेशर से आएगा कहाँ? शिरा में। तो देख रहे हैं धमनी में ज्यादा है और शिरा में कम, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। 120/80, ठीक है। यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 और 80 इस हिसाब से होना चाहिए। कम हो जाएगा कर देंगे हाँ बीपी लो हो गया, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीपी ब्लड प्रेशर। अधिक हो गया कर देंगे बीपी हाई हो गया, ठीक है। तो कभी कभी कुछ सामान्य मतलब कुछ अचानक किसी का बीपी अचानक बढ़ भी सकता है। मान लीजिए किसी को, मान लीजिए कोई अचानक कोई सूचना सुन लिया, कोई उसको किसी से डरा दिया, या फिर ठीक है कुछ उसके साथ घटना घट गया, कुछ समय के लिए बीपी बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बीमारी नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग उस सामान्य अवस्था में सबके साथ हो जाता है, ठीक है ना। बीपी कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। अब तो ये नॉर्मल बात हो गया, सबके अंदर होने लगा लगभग, ठीक है। क्या हो गया? रक्तदाब भी खत्म हो गया। अब अगला हेडिंग कौन सी है? ईसीजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी होती है ना, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आपको क्या कराना पड़ेगा? ईसीजी। इसमें क्या होता है? ठीक है, यानी आपके हृदय के पास बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगा देंगे सब लोग, आपको लेटा करके उसके आपके हृदय के आसपास कौन सी लगा देंगे? इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रोड के माध्यम से आपका देखिए आपके हृदय में कौन सी है? स्टेनोड लगा हुआ, जो करंट पैदा कर रहा है। इलेक्ट्रोड पे भी कौन सी रहेगा? करंट। इसके माध्यम से ठीक है सब लोग इलेक्ट्रोड लगा करके आपके हृदय का जो धड़कन है उसको क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन बोल रहे हैं। इसका सब लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। कहीं ग्राफ कम बेसी तो नहीं हो रहा है, हृदय स्पंदन की दर कम तो नहीं हुई है, कहीं अधिक तो नहीं हुई है, अच्छे से काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ईसीजी का प्रयोग करके आपके हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी रहेगा उसको सब लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ईसीजी एक जांच होता है सिस्टम। आपके हृदय के पास बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उस इलेक्ट्रोड के माध्यम से सब लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ देखेंगे। मशीन में आप लोग देखेंगे ग्राफ ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है? ईसीजी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का देखिए पूरा का पूरा मानव हृदय का हो गया खत्म, ठीक है। मानव हृदय के बाद हम लोग पढ़ेंगे लसिका क्या होता है, लिम्फ क्या होता है। उसके बाद हम लोग का पूरा परिवहन तंत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि लसिका क्या होता है। नहीं, लसिका जिसको हम लोग लिम्फ भी बोलते हैं, इसको आज हम लोग समझ लेते हैं लिम्फ या फिर लसिका क्या होता है तथा इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, या परिवहन तंत्र में किस प्रकार से ठीक है सहायता करती है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सीख लेते हैं कि लसिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो लसिका जो है वो कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है, यानी हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं के चारों ओर ठीक है एक पतला द्रव का एक लेयर पाया जाएगा, द्रव पाया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है कौन सी? लसिका बोल देते हैं या फिर उत्तक द्रव बोल देते हैं, ठीक है। उत्तक द्रव भी बोलिए या फिर लसिका बोलिए या फिर लिम्फ बोलिए, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। इसका कार्य यह होता है, यह हमारे रुधिर वाहिकाओं ठीक है रुधिर वाहिकाओं और कोशिकाओं के मध्य आदान प्रदान करवाने का काम, यानी
पदार्थों का आदान प्रदान करवाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोनो भी चीज मान लीजिए खाते होते हैं, मान लीजिए खाते पीते हैं तो ग्लूकोज पच के क्या बनता है, वो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज देखिए यानी रुधिर के माध्यम से कहाँ तक जाता है, कोशिकाओं तक जाता है। तो रुधिर डायरेक्ट कोशिकाओं को नहीं देता, ठीक है, यानी जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है रुधिर, वो सीधे कोशिकाओं को नहीं देता, बल्कि ले जाकर के इसी लसिका में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के चारों तरफ कौन सी है, लसिका है। इसी लसिका में ले जाकर के छोड़ देता है। इस लसिका के माध्यम से वो कहाँ पहुंच जाते हैं, कोशिकाओं में पहुंच जाता है। या फिर गैसों का आदान प्रदान करना, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस लिए तो देखिए हम लोग का रुधिर हीमोग्लोबिन जो है, वो रुधिर में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके गया कहाँ तक, ठीक, तो कोशिका में डायरेक्ट नहीं ले जा देता, वो ले जाकर के कहाँ, लसिका के पास छोड़ देता। और लसिका क्या कर देता है, उसको कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देता है। या फिर कोशिका के अंदर कोनो भी अपशिष्ट पदार्थ बना जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो देखिए लसिका उसको बाहर निकाल करके किसको दे देगा, रुधिर को दे देगा। और रुधिर उसको, ठीक है, लेकिन जहां उसको ले जाना रहेगा उसको ले चला जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारे कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव की पतली लेयर पाई जाती है। सभी कोशिकाओं के चारों तरफ इस तरह कर सकते हैं हम लोग, हमारे उत्तकों के चारों तरफ बोल लीजिए या फिर कोशिकाओं के चारों तरफ एक द्रव की एक पतली लेयर पाई जाएगी। उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक द्रव या फिर लसिका या फिर लिम्फ बोलते हैं। अब इस लिम्फ का निर्माण कहाँ से होता है, तो इस लिम्फ का निर्माण भी एक तरह से कह लीजिए रुधिर से ही हुआ है। जब हम जानते हैं जब हम लोग का रुधिर कहाँ, रुधिर वाहिकाओं में बहता है, यानी धमनी या फिर सीरा में बहेगा, वो धमनी या सीरा आगे चल के बहुत सारी पतली पतली नसों में बट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। अब इसी केशिका में से, ठीक है, कुछ द्रव जैसे कुछ प्लाज्मा छन के बाहर आ जाता है, कुछ WBC छन के बाहर आ जाता है, जो कोशिकाओं के चारों तरफ जाकर के रुक जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। तो लसिका में देख लीजिए क्या कर रहा था, इसमें प्लाज्मा रहेगा, ठीक है, हमारे रुधिर का प्लाज्मा वाला भाग कहाँ रहेगा, लसिका में रहेगा। इसमें WBC भी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन RBC नहीं पाया जाता है। लसिका में कौन सी नहीं पाया जाता, RBC नहीं पाया जाता। इसलिए जब RBC नहीं पाया जाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो उसका रंग लाल भी नहीं रहेगा। इसलिए लसिका का रंग जो होता है वो लाल नहीं होता है, उसका रंग कैसा होता है, वो हल्के पीले रंग का होता है। जो लसिका होता है ना, हल्के पीले रंग का इसलिए होता है क्योंकि बताइए प्लाज्मा का रंग कैसा होता था, हल्का पीला, हम लोग पीछे पढ़े थे। जब उसमें प्लाज्मा है यानी इसका रंग कैसा होगा, लसिका का रंग तो हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस लसिका भी जो देख लीजिए हमारे शरीर में परिवहन में सहायता कर रहा है, ठीक है। किसके किसके बीच परिवहन करा रहा है, तो कोशिका है और जो रुधिर है इसके बीच में परिवहन कराने का काम कौन कर रहा है, तो यह लसिका, यानी कोशिका या फिर रुधिर बोलिए या फिर रुधिर वाहिकाएं बोल लीजिए, ठीक है। इसके बीच में देखिए परिवहन करवाने के लिए जो तरल द्रव है इनके बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। अभी लसिका हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है, पूरे शरीर में एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, समझ लीजिए, ठीक है। इस तंत्र को हम लोग बोलते हैं कौन सी, लसिका तंत्र। अभी लसिका जिस वाहिनी में बहता है ना उसको बोलते हैं हम लोग लसिका वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, लसिका वाहिनी। अब इस लसिका तंत्र के टोटल देख लीजिए क्या भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। लसिका तंत्र के क्या भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कौन सी, लिम्फ केशिका है, इसको लसिका केशिका बोल लीजिए या फिर लिम्फ को लसिका भी बोलते हैं ना। कौन सी होता है, लिम्फ केशिका, दूसरा लिम्फ वाहिकाएं, तीसरा होता है कौन सी, लिम्फ गांठें या फिर लिम्फ ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए पतली पतली लिम्फ केशिकाएं रहती हैं, जो पतली पतली देखिए केशिकाएं रहती है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ केशिकाएं। वही आगे चल के जुट करके एक मोटी सी नली बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ वाहिकाएं बोलेंगे, फिर उसके लिम्फ वाहिकाओं में छोटे छोटे गांठ होते हैं, उन गांठों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ गांठें बोलते हैं या फिर लिम्फ ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है। इस लिम्फ गांठों का काम यही होता है, देखिए हमारे शरीर में हम जानते हैं WBC पाया जाता है। उस WBC में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, यानी एक बोलते हैं कौन सी, टी लिम्फोसाइट। तो उस लिम्फोसाइट मतलब एक टी होता है एक बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो उस लिम्फोसाइट कोशिका का विनिर्माण कहाँ होता है, इस लिम्फ गांठों में होता है। तो बताइए जब लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होगा यानी WBC का निर्माण होगा। WBC का निर्माण मतलब हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। देख रहे हैं एक तरह से जो लिम्फ गांठों से जो किसका लिम्फोसाइट का निर्माण हो रहा है, यहाँ से हमारे शरीर का कौन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रहा है, यानी हमारे शरीर में जो भी वायरस से लड़ने की क्षमता वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। किसकी वजह से, इसके यानी लसिका में कौन सी कौन गांठें पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ गांठें, ठीक है। चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा लसिका के बारे में बेसिक चीज। आप लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, जो हम समझाए वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस लसिका का कार्य और क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है।
लेकिन लसिका के बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे शरीर में, उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला कार्य देख लीजिए, एक कोशिकाओं में पोषक पदार्थों, पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन, एंजाइम, जो कुछ भी होता है उसका क्या करता है, आदान प्रदान के लिए माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताया ना, यानी जो रुधिर वाहिकाएं रहेंगी, इधर क्या रहेंगी, कोशिकाएं रहेंगी, उनके बीच में तरल पदार्थ है, डायरेक्ट नहीं, दोनों में संपर्क होता है, दोनों में देखिए कौन पदार्थ का आदान प्रदान करवाना रहेगा, यानी आदान प्रदान करवाना रहेगा किसके माध्यम से होगा, तो इसी लसिका के माध्यम से होगा। दूसरा देखिए, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक शरीर पदार्थों को कहाँ पर, रुधिर तक पहुंचाना। अभी बताया, मान ली इधर उधर रुधिर वाहिका आ रही है, इधर का कोशिका है, कोशिका के अंदर बताइए बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और कोई भी विषैला पदार्थ बन गया, उसको देखिए कहाँ रुधिर में ला करके छोड़ने के लिए कौन तैयार है बीच में, तो लसिका। लसिका क्या करता है, यानी कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसको ले जाकर के ब्लड में ले जाकर के फेंक देगा, मतलब पहुंचा देगा। ठीक है ना, दूसरा काम हो गया। तीसरा देखिए, छोटी आंत में जो वसा का अवशोषण होता है ना, वो भी लसिका केशिका के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके द्वारा लसिका केशिका, हम जानते हैं हमारे भोजन का अवशोषण, पाचन के बाद अवशोषण होता है ना, कहाँ पर होता है, हमारे छोटी आंत में। उस छोटी आंत में जो वसा का अवशोषण होता है ना, वो कौन करता है, यही लसिका केशिकाएं करती है, लसिका केशिकाएं ही करती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा काम इसका होता है, लसिका वाहिनियों में स्थित लसिका ग्रंथियों में देखिए लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। आपको बताया नहीं है, लिम्फो यानी इसी लसिका गांठों में, यानी लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में के पास यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बाहर से वायरस कोई भी आएगा, हमारा शरीर अच्छे से लड़ेगा उससे। ठीक है, उससे अच्छे से लड़ेगा, यानी हम लोग बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, इसका काम ये भी होता है। ठीक है, यह कोमल अंगों की रक्षा करता है, सही बात है। बताइए, ऊतकों के चारों ओर है, कोशिकाओं के चारों ओर है, बताइए, तो उसका सुरक्षा भी तो करेगा। तो देख लीजिए, यह कोमल अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, सुरक्षा करता है तथा उन्हें रगड़ से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, उनको रगड़ से भी बचाने में सहायता करता है, और क्या करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है। अब सबसे लास्ट वाला कार्य इसका देख लीजिए क्या होता है, लसिका कोशिकाओं के चारों ओर जलीय वातावरण बनाकर, ठीक है, देख लीजिए, कोशिकाओं के बाहर एवं भीतर रसाकर्षण संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यानी ध्यान से पढ़िए, लसिका कोशिकाओं के चारों ओर जलीय वातावरण बनाकर, ऐसा जलीय वातावरण बनाकर कोशिकाओं के बाहर एवं कोशिकाओं के भीतर रसाकर्षण का संतुलन बनाता है। जिससे भी आपको बताया ना कि यानी जो लसिका होता है, ठीक है ना, कोशिका के चारों ओर देखिए एक द्रव का लेयर होता है ना, द्रव का लेयर ही क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। ठीक है, तो जो कोशिका के अंदर जो भी मान लीजिए जिस चीज की भी आवश्यकता होती है, जैसे पानी हो गया, ठीक है, कोई भी एंजाइम की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, ठीक है, उसको यानी मान लीजिए कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ की आवश्यकता है, अब मान लीजिए कोशिका के बाहर भी बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है, तो उनके बीच में संतुलन बना करके भी कौन रखता है, यह लसिका। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस कोशिकाओं को जो जो जिस जिस चीज की आवश्यकता हो रही है, तो देख रहे हैं किसके माध्यम से आ जा रहा है, लसिका के माध्यम से उसके अंदर आ जा रहा है। अब कोशिका में जो चीज ज्यादा हो जा रहा है अपशिष्ट पदार्थ, उसको लसिका के माध्यम से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो देख रहे हैं, यानी कोशिका के अंदर देखिए इन पदार्थों को संतुलन बना करके कौन रख रहा है, ठीक है, लसिका। देख लीजिए, यदि कोशिका को किसी चीज की कमी पड़ रही है तो लसिका के माध्यम से आ गया, कोशिका में कौन चीज ज्यादा बन गया तो लसिका के माध्यम से उसको बाहर ही भेज दिया गया। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं संतुलन बनाने का भी काम कौन कर रहा है, तो ये लसिका। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग का लसिका का हो गया, खत्म हो गया, यानी परिवहन तंत्र का चार के चारों भाग हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चारों हम लोग का भाग पढ़ हो गया, पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लसिका और रुधिर में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, कभी कभी पेपर में पूछ देता है। तो चलिए अब रुधिर और लसिका में अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। हम जानते हैं रुधिर और लसिका दोनों ही परिवहन तंत्र का ही भाग होता है, ठीक है, दोनों ही परिवहन तंत्र में ही सहायता करता है, ठीक है, रुधिर भी और लसिका भी। ठीक है, हम दोनों को पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, बस अब दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रुधिर और लसिका में कुछ अंतर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए रुधिर में रुधिर कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है, लेकिन लसिका कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि रुधिर में कौन सी आरबीसी पाया जाता है। जब रुधिर में आरबीसी पाया जाएगा तो उस आरबीसी में कौन सी रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर कैसा रहता है, लाल रहता है। लेकिन इस जो लसिका है ना,
इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा रहता है। जहाँ प्लाज्मा रहेगा वो हल्के पीले रंग का रहेगा, इसलिए कैसा होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। पहला अंतर हो गया, यानी कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होता है, हल्का पीला। कहीं श्वेत भी लिखा रहेगा तब तक भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, रुधिर में आरबीसी होता है, रुधिर में क्या होता है, आरबीसी होता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें कौन सी रहता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल अधिक रहता है, ठीक है ना। यानी हम जानते हैं रुधिर में कौन सी, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स भी है। रुधिर में कौन सी, डब्ल्यूबीसी तो है ही, लेकिन इस डब्ल्यूबीसी में भी न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी भी कई प्रकार का होता है, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, तो उसमें से न्यूट्रोफिल का होता है सबसे अधिक रहता है। किसमें, यानी रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी है, रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी है उसमें कौन से न्यूट्रोफिल ज्यादा है। लेकिन लसिका में जो डब्ल्यूबीसी है, इसमें लसिका में जो डब्ल्यूबीसी है उनमें कौन सी, लिम्फोसाइट अधिक है, ठीक है। उसमें लिम्फोसाइट कोशिका का है अधिक पाई जाती है, किसमें, लसिका वाले में, ठीक है। चलिए तीन अंतर हो गया। चौथा अंतर देख लीजिए, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, किसमें, तो रुधिर में देखिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बताइए जो कुछ भी खाते हैं तो ब्लड में ही तो जाता है, सांस लेते हैं तो ब्लड में ही तो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा रहता है। लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, किसमें, लसिका में, ठीक है। ये कौन सा अंतर हो गया, तो चौथा अंतर हो गया। पांचवा देखिए, उत्सर्जी पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समान रहती है, यानी ब्लड में हम लोग के रुधिर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है ना, यूरिया होगा, कोई भी अमोनिया होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ये सामान्य, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, समान होती है, ज्यादा ना तो कम होती है। लेकिन इसमें देखिए ज्यादा होता है, उत्सर्जी पदार्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक पाया जाएगा, रुधिर में उतना अधिक नहीं पाया जाता, ठीक है। ये पांचवा अंतर हो गया। छठा अंतर देखिए, इसमें विलेय प्रोटीन्स, यानी ऐसे प्रोटीन जो घुल जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, विलेय प्रोटीन्स अधिक मात्रा में, तथा अविलेय प्रोटीन्स क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। हम जानते हैं हम लोग के ब्लड में बहुत प्रकार के प्रोटीन पाए जाते थे, पढ़े थे, ग्लोबिन, जैसे ग्लोबिलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिन हो गया, ठीक है। ये सब का प्रोटीन ही तो है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, रुधिर में, सब रुधिर में घुले रहते हैं, इसलिए रुधिर में विलेय प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं और अविलेय प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन लसिका में देखिए, लसिका में विलेय प्रोटीन तो कम होता है, इसमें विलेय प्रोटीन का होता है, अधिक होता है। लेकिन इसमें अविलेय प्रोटीन भी कम होता है, इसमें विलेय और अविलेय प्रोटीन दोनों कम रहता है, समझ लीजिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसमें थोड़ा सा अधिक रहता है। इसमें बहुत प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत सारे इसमें घुले रहते हैं, लेकिन इसमें देखिए बहुत कम ही प्रोटीन घुले रहते हैं, और कुछ अविलेय भी प्रोटीन उनकी मात्रा भी क्या होती है, इसमें कम होती है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसमें विलेय प्रोटीन अधिक, अविलेय प्रोटीन क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें विलेय प्रोटीन कम होगा और अविलेय प्रोटीन भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये तरह का कट होगा। छठ होगा अंतर हम लोग देख लेंगे, इसमें लसिका और रुधिर में, यानी रुधिर और लसिका में 6 अंतर पढ़ लिए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग का पूरा कौन सी परिवहन तंत्र का हो गया खत्म।